नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी का चुनाव विचारधारा की जंग है। यही जंग समाजवादी पार्टी या बीजेपी के बयान में झलकती भी है। एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ जातीय समीकरणों का ताना बाना। बीजेपी की सीधी टक्कर अब राष्ट्रवाद और राष्ट्र गौरव के खिलाफ बोलने वालों से है। पहले चरण के चुनाव से पहले विकास का एजेंडा पहले ही चमक चुका है। अब विपक्ष जाति लकीर को खींचकर बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुनौती दे रहा है। समाजवाद के धर्म और जात के वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट बीजेपी को शाह और योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दिखती है। यही वजह है कि सफाई महोत्सव की काट बीजेपी को दीपोत्सव और दिव्य कुंभ में नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है, विकास का मॉडल बनाम तुष्टीकरण का दांव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र से सदेगा यूपी। पहला चरण, पश्चिम के वोटर जाएंगे किसकी शरण। समाजवादी सोच से होगा सनातन का विरोध। जाट मुसलमान पश्चिमी यूपी में कौन पहलवान। एक रिपोर्ट, फिर इसके बाद चर्चा मेहमानों से। इन दोनों तस्वीर से समझ लीजिए कि पश्चिम का रण दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सीएम योगी मेरठ के हस्तिनापुर में थे, या उन्होंने कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरा। उनकी संवेदना न गांवों के विकास के लिए है, न गरीब के कल्याण के लिए है, न बेटियों की सुरक्षा के लिए है, न नौजवानों के रोजगार के लिए है, और न अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। इनकी संवेदना केवल माफिया और दंगाइयों को बचाने के लिए। पश्चिम बीजेपी की कमजोर नब्ज है और इसका फायदा अखिलेश उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। विपक्ष यहां जातीय समीकरणों को साध रहा है तो बीजेपी को अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के काट पर भरोसा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के एन पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। चर्चा की शुरुआत एनके सिंह सर आपसे करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर बाद जुड़ेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ये दर्शा रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जा रही है। इससे पहले एक ट्वीट आया था और उसमें यह कहा गया था कि सफाई महोत्सव अब भूतकाल हो गया, या कहिए कि इतिहास हो गया है। अब यहां दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव। क्या बीजेपी 2022 के इस रण को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीतना चाहती है और यह बताना चाहती है कि जो पार्टी है हमारे सामने वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? राहुल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक फिलॉसफी है जिसको कि बीजेपी परसू करती है, लेकिन ये वोट की जो दुनिया है, ये इतने हाई टाइप के जो फिलॉसफी होती है उससे मुतासिर नहीं होती है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम लाएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। वो सफाई में फिल्म वालों को लाते थे, इससे नहीं। आज जरूरत यह है कि आपने 5 साल क्या किया है जी। और वो 5 साल जो किया है वो भोगा हुआ यथार्थ है जो जनता में बताएं, और जनता उसको समझेगी, क्योंकि आपने अगर कुछ किया है तो जनता को मुतासिर होना चाहिए। तो इशू तो ये है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जिसको कि बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी, हाँ, अगर आप कहें कि हिंदू मुसलमान तो वो आपका एक मुद्दा है जिसको कि आप अगर करें तो उससे वोट मिलते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? जातिवाद। तो आपने सही कहा कि जो दूसरा पक्ष है वो भी जातिवाद लेके पूरी तरह चलता है, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। तो हम एक जो बीजेपी है वो अपना धार्मिक कंसोलिडेशन करती है। तो दोनों हमाम में उसी तरह दंगे हैं। कहीं कहीं नहीं लगता है कि कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कर रहा है तो कोई सेकुलरिज्म कर रहा है। दरअसल दोनों के दोनों, और ये इंडियन पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है जो कि यूपी में नंगा नाच कर रही है। हीरो वाजपेयी जी,
समाजवादी सोच को सनातनी विरोधी क्यों कहते हैं आप लोग? वो तो कहते हैं हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, समाजवाद में ही सब समाहित होते हैं। समाजवाद का मतलब कि सब बराबर। नहीं, देखिए समाजवाद तो है ही नहीं कहीं। एक परिवार का परिवारवाद है, उसका भी बेगटन का स्वरूप आपके सामने है। और जिस पूंजी की लड़ाई में चाचा भतीजा अलग हुए थे और उस पूंजीवाद के चक्कर में फिर एक हो गए, तो ये तो कहना कि समाजवाद है, मुझे लगता है लोहिया के समाजवाद से आज के अखिलेश के समाजवाद का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, जो लोग कहते हैं, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि देखिए 2014 की जब से हमारी सरकार बनी तब से संस्कार, संस्कृति, धर्म, हमारा इतिहास, हमारी धार्मिक गाथाएं, हमारा गौरव, हमारा पुरातन काल, हमारी पूजा पद्धति, ये तमाम विषय आगे आए हैं और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को इन पर उसका ध्यान गया है। और तो और विपक्ष के इन राजकुमारों अखिलेश और राहुल गांधी तक वो ये भी आरोप लगते हैं कि आप लगे अपने को ब्राह्मणों ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अखिलेश भी मंदिर बनाने की बात करने लगे। एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर आप पूछिए मुझसे। अखिलेश भी मंदिर बनाने की बात जगह जगह कहने लगे। और तो और परशुराम का मंदिर लखनऊ में बनाया, जगह किराए की थी, फरसा गिर गया, उस पर भी सफाई दी। तो मुझे लगता है कि कम से कम युवा वर्ग इस तरफ जानकारी के लिए आकर्षित तो हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हर किसी में होना चाहिए, पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिस तरह चल रही है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ज्यादा ये लोग जातिवाद हावी करना चाहते, परिवारवाद हावी करना चाहते, पूंजीवाद हावी करना चाहते। विकास पर बहस करने के लिए ये पार्टियां तैयार नहीं। पाकिस्तान, जिन्ना, जाने क्या क्या। हीरो वाजपेयी जी, एक सवाल आपसे है, बाकी भी मेहमान हमारे पास हैं, उन्हें भी वक्त देना है। आप कहते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए पाकिस्तान कौन लाया, हमने तो नहीं बोला। जिन्ना को कौन लाया, हमने तो नहीं बोला। वो जानकर ये विषय लाते हैं कि इसका खंडन जो भी राष्ट्रभक्त होगा वो करेगा, जो राष्ट्रवादी पार्टी होगी वो करेगी, और इस खंडन से उन्हें तुष्टीकरण करने में बल मिलेगा। कौन बात कर रहा है मुस्लिम की? हिंदू मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी तो करने नहीं। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात की। एक जो पूरी योजनाएं सरकार की चली वो सभी वर्गों में गई, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, जो गरीब था उसको मिला। कीर्तिनिधि जी, हमने तो एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी। हमने जाति को ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, धर्म को डायल्यूट, ठीक है, जरा शांत रहिए। लेकिन यही पार्टी, हीरो वाजपेयी जी, अब सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। कीर्तिनिधि जी, 2016 के बाद उम्मीद थी कि सफाई महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपोत्सव देखने को मिल रहा है, दिव्य और भव्य कुंभ देखने को मिल रहा है, लेकिन सफाई महोत्सव क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा? कीर्तिनिधि जी, ये सवाल आपसे करेंगे। अंशु अवस्थी जी, एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है तो एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये सार्वभौमिक सत्य हम कहें उत्तर प्रदेश के लिए कि चुनाव आते आते जातिगत राजनीति होती है, और इसकी शुरुआत कहां से हुई सब जानते हैं। कांग्रेस किस स्तर पर अब राजनीति कर रही है, क्योंकि बिना जातिगत राजनीति किए हुए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, सभी विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न वर्गों का देश है, और लोकतंत्र में सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने जाति और धर्म को ही अपना सब कुछ मूल मान लिया। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो जनता के मुद्दे हैं वो प्रत्येक जाति के, वर्ग के, धर्म के लोगों के, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, या भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम सभी जाति और धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं। लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। विकास की बात नहीं करते। 5 साल हो गए, बीजेपी ये नहीं बता रही कि कितनी नौकरियां दी, नौजवानों को किस तरीके से पीटा गया। सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। जनता इसीलिए इनको बाहर करने जा रही है। किसानों ने जब आंदोलन किया उस समय भी जाति और धर्म में बांट रहे थे
कपड़े देखकर प्रधानमंत्री जी पहचान रहे थे। अरे किसानों की कोई जाति होती है क्या? सभी धर्म और जात के लोग भारत में कृषि करते, 75% कृषि बहुतायत हमारा ठीक है अंशु अवस्थी जी, एक सवाल केएन पांडे जी से। केएन पांडे जी, सफाई महोत्सव उत्तर 2016 के बाद 2022 उसका शुभारंभ होता हुआ या अंत होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि अब दिव्य दीपोत्सव और भव्य कुंभ की बात जरूर हो रही है। सफाई महोत्सव अब इतिहास हो जाएगा। राहुल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बताते कि महंगाई कितनी बढ़ी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात पे क्यों नहीं बहस करते कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात पर बहस क्यों नहीं करते कि इलाहाबाद में अंदर रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात पर बहस क्यों नहीं करते कि जिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीन लिया उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखीमपुर की घटना पे बहस क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथरस की घटना पे बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस घटना पे क्यों नहीं बात करते जिसमें किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो गई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राकेश टिकैत जी के उन आंसुओं पे बहस क्यों नहीं करते जो किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पे बात क्यों नहीं करते कि हाथरस की बेटी को बिना परिवार के मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं। जो जरूरत के मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हम आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम किसानों की सहूलियत की बात कर रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं, हम 22 लाख नौजवानों को आईटी क्षेत्र में रोजगार की बात कर रहे हैं, हम 10 लाख नौकरियां सरकारी देने की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था के मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री सांस्कृतिक बात कीर्तिनिधि पांडे जी, मेरे सवाल का जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला। सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? जनता यह भी जानना चाहती है कि जब तक सरकार रही तब तक तो चलता रहा, सरकार जाते ही बंद हो गया। राहुल जी ये कर रहा हूं, महोत्सव बंद हो गया। मैं राहुल जी ये कर रहा हूं, राहुल जी गोरखपुर महोत्सव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी कभी बात नहीं, लेकिन वहां तो बॉलीवुड स्टार नहीं नाचते ना। बंद है। बेरोजगारी पर, खिचड़ी महोत्सव चला, कभी बात नहीं की क्योंकि खिचड़ी महोत्सव चल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को तोड़ करके जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल को आप समझ रहे हैं। में खिचड़ी महोत्सव हुआ जिसमें कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ, उस पर सवाल क्यों नहीं होगा? उस पर सवाल कब होगा राहुल जी? वो तो कहा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हम तो जो इलाहाबाद में बेरोजगार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस कहना है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कब होगा? हमने दीपोत्सव के जरिए पूरी दुनिया में अयोध्या को पहचान दिलाई। हमने दिव्य और भव्य कुंभ के जरिए उस पर बहस कब होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयागराज को ले गए। लेकिन आप सफाई की बात करते रहे, सफाई महोत्सव की बात करते रहे। ठीक है एनके सिंह सर, मुद्दा देता कौन है, लपकता कौन है? देखिए इस चर्चा में आते हैं अंशु अवस्थी जी और कीर्तिनिधि जी, जरा शांत रहिए। मुद्दा देता कौन है, लपक कौन लेता है? बड़ा सही सवाल है राहुल। मुद्दा एक अजीब सी स्थिति होती है कि मुद्दा कोई दूसरा देता है। आप देखिए जरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि इन बातों पे करीब 12 उन्होंने गिनाए कि उस पर मुख्यमंत्री बात नहीं करते। तो यही तो आपको रेस करना था ना, इन्हीं मुद्दों को आपको रेस करना था। आप कहां जिन्ना में चले गए? आपको यही मुद्दा तो अपोजिशन के मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में यही मुद्दे आप लाइए जनता के सामने, जनता को कन्विंस कीजिए कि आप आएंगे तो वो बेटर करेंगे, यही मुद्दा था ना। तो आप उधर गलती से जिन्ना में चले गए, मुख्यमंत्री अयोध्या से नीचे आ ही नहीं रहे। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम है कि जो रियल इश्यूज हैं वो रियल इश्यूज पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस ही नहीं करती है। खास करके चुनाव वगैरह के टाइम में कम से कम ये रियल इश्यूज आने चाहिए थे, जनता को एजुकेट करना चाहिए था। अपोजिशन भी नहीं करती और रूलिंग पार्टी भी नहीं करती है। ये भारतीय उसकी पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम बड़ी है। सर करती तो है, ये विपक्षी दल करते हैं, लेकिन चर्चा में आते हैं अंशु अवस्थी जी। चर्चा के दौरान जब टीवी डिबेट में यूपी की जनता देखती रहती तब ये मुद्दे उठाते हैं, न सड़क पर न कहीं प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। गलत बात कर रहे हैं।
लगातार आज अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस बात में कंप्लीट करूं। मुजफ्फरपुर के नगर में लाल पोटली लेकर भी टहल रहे हैं। में अपनी प्राथमिकता आते हैं अंशु अवस्थी जी, आते हैं अंशु अवस्थी जी, आते हैं। हीरो वाजपेयी जी एक लाल पोटली लेकर भी घूम रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल टोपी के साथ एक लाल पोटली भी है। साहब उसको जेब में रखे रहे ना, वो किसने मना किया है कि ना लेके घूमे? पता नहीं कौन सा टोटका किस मौलवी से करा के लाए हैं, जेब में रखे हैं और पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और किनको दिखा रहे हैं। अरे चुनाव जनता के बीच में लड़ा पड़ेगा। इस आपदा काल में कहां थे वो? ये पोटली लेके क्यों नहीं निकले जनता के बीच में? वर्क फ्रॉम होम करते रहे, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे। इस आपदा काल में कहां थे वो? तब जनता के बीच में लाल पोटली लेके निकलते ना। जो कहते मैंने अन्य संकल्प ले रखा है, उन लोगों को अन्न तो उपलब्ध कराते। घर से बैठकर जब पार्टी चलाते रहे, चुनाव नहीं हुआ तो निकल आए लाल टोपी और लाल पोटली लेकर। तभी कहते हैं कि लाल टोपी खतरे की होती है। कौन देगा? तभी तो कहते हैं ये इतना सा अन्न बांधे, क्या चीज बांधे, मौलवी का टोटका है भगवान जाने। लेकिन आपदा काल में क्यों नहीं निकले? आपदा काल में एक भी पार्टी का नेता जनता के बीच में नहीं गया। आज ये लाल टोपी और लाल पोटली देख के किसको डरा रहे हैं? कौन सा टोटका लेकर घूम रहे हैं? जनता मुद्दों पे वोट देगी, विकास पे वोट देगी, उस नेता को वोट देगी जो जनता के बीच में जाएगा, जो अपनी बातें कहेगा, जो अपना घोषणा पत्र पढ़ेगा, जो जाकर संवाद करेगा। हमारे सारे परिवर्तन होके रहेगा। और ये ठीक है अंशु अवस्थी जी, आप भी शामिल हो जाइए इस नूरा कुश्ती में। मालूम है, देखिए हम तो ये कहते हैं कि आज जो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब सीए एनआरसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था उस समय बात नहीं की। जिन्ना जी को ले आएंगे, लेकिन सीए एनआरसी जो जन विरोधी नीति भाजपा लागू कर रही थी, जिसकी वजह से असम में 19 चर्चा में 14 लाख हिंदू और बीजेपी के प्रवक्ता यही बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि पर बात न करना, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस देश की विडंबना ये कि अल्पसंख्यकों में किसे समझा जाता है? राहुल जी, अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं और दूसरी बात, लेकिन आप लोगों की नजरों में नहीं है ना सर। ज्यादा बेरोजगारी 33 साल से अपने अस्तित्व के संकट के लिए जूझ रही है, लेकिन अभी भी मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं। केवल एक पार्टी, एक परिवार को गुलामी बनाकर ये लोग चल रहे हैं। बिल्कुल मुद्दों पर बात नहीं। कहाँ थी प्रियंका गांधी? कहाँ थे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश से मेरा मतलब नहीं है। जनता के मुद्दों पर बात। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और उसका उदाहरण दिया जा रहा है अयोध्या में दीपोत्सव और दिव्य और भव्य कुंभ प्रयागराज में, लेकिन दूसरी ओर सैफई महोत्सव का नाम भी लिया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली सरकार थी, किस तरह से मुजफ्फरनगर चल रहा था और दूसरी ओर सैफई में समाजवाद महोत्सव में मगन था। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है तो दूसरी ओर ध्रुवीकरण की बात हो रही है, जातिगत राजनीति भी हो रही है। लेकिन जब चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि प्रदेश के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं से कौन पूछे कि जो मुद्दे वास्तविक तौर पर जमीन पर उतारने चाहिए वो मुद्दे तो आप देते नहीं, ऐसे मुद्दे दे देते हैं जिससे आप खुद घिर जाते हैं। आकलन विपक्ष को भी करना है कि ये चुनाव वो किस तरीके से लड़ रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।